प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए अंतिम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत राजपूताना में 1818 की सहायक संधियों की परिस्थितियों एवं परिणाम के विषय में चर्चा करेंगे। मराठा आक्रमणों से त्रस्त राजपूत राजाओं हेतु अंग्रेजों से ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधियां करना ही उचित प्रतीत हो रहा था। इन संधियों के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों के अंतर्गत 18वीं सदी के पूर्वार्ध में राजपूत राज्यों की स्थिति मुगलों के कठोर नियंत्रण के कारण अब तक जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और कुलीन प्रथाएं रुकी हुई थीं, वे निर्बाध रूप से फूट पड़ी और आपस में झगड़े होने लगे। फलस्वरूप राजस्थान मराठों का प्रवेश हुआ। धीरे धीरे मराठों ने यहाँ अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। लगभग 70-80 वर्षों तक मराठे और उनके सहयोगी पंडारी राजपूत राज्यों को लूटते खसोटते रहे। ऐसी स्थिति में उन्हें किसी संरक्षक की सख्त आवश्यकता थी, जो उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में नजर आया। आपसी संघर्ष और मराठों का प्रवेश, मुगलों की केंद्रीय सत्ता के पराभव और वहां से प्राप्त आय के साधनों में भारी कमी आ जाने के फलस्वरूप प्रत्येक राजपूत शासक और सामंत में भूमि के स्वामित्व की भूख उत्कृष्ट रूप से जागृत हो उठी और उत्तराधिकार संघर्ष भी हो चले। हर राज्य में इन संघर्षों में मराठों ने लाभ उठाया। इनसे त्रस्त होकर राजपूत राजाओं ने ब्रिटिश आधिपत्य को स्वीकार करना ही श्रेयस्कर समझा। आर्थिक दुर्दशा 1751 ईस्वी तक बीकानेर और जैसलमेर राज्यों को छोड़कर राजस्थान के प्राय सभी राज्यों में मराठों का प्रवेश हो चुका था। चौथ टांके अथवा पुराने कर्जे के नाम से बहुत सा धन मेवाड़, जयपुर, कोटा, बूंदी आदि राज्यों से वसूल कर लेते थे। इस कारण मराठा राज्यों से त्रस्त राजपूत राज्यों के समक्ष मराठों को बार बार द्रव्य देकर संतुष्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। राजपूत शासकों ने मराठों को वार्षिक हराज देना स्वीकार कर दिया था। फिर भी मराठों को बार बार सैनिक शक्ति लूटमार का सहारा लेते देख मराठों के अशिष्ट व्यवहार और तिरस्कारपूर्ण दमन से राजपूत राज्य बर्बाद होते चले गए और वो ईस्ट इंडिया कंपनी का सहायता लेने हेतु वश हो गए। शासकों और सामंतों के झगड़े, राजपूत राज्यों मराठों के हस्तक्षेप फलस्वरूप यहाँ के शासकों और उनके सामंतों के आपसी संबंधों में परिवर्तन आया। राजपूत शासक मुगल संरक्षण स्वीकार करने के बाद अपने सामंतों की उपेक्षा कर उनकी परम शक्ति को कुचल सकते थे, क्योंकि अपने सामंतों को दबाने के लिए मुगल सम्राट से सैनिक सहायता प्राप्त कर सकते थे। लेकिन मराठों के हस्तक्षेप के बाद राजपूत सामंत पुनः शक्तिशाली होने लगे। 1794 में जोधपुर के शासक भीम सिंह उनके सामंत पोखरण के ठाकुर सवाई सिंह के बीच में तनाव उत्पन्न हुआ। 1788 में मेवाड़ में सलूम्बर के रावत भीम सिंह ने तुकोजी होलकर से समझौता किया। 1795-96 में जयपुर नरेश और उसके शेखावत सामंतों में झगड़ा उठ खड़ा हुआ। शेखावतों ने मराठों के यूरोपियन सेनानायक जॉर्ज टॉमस को सैनिक सहायता के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर बीकानेर के महाराजा सूरज सिंह ने जयपुर राज्य की सहायता की थी। अतः लौटते समय जॉर्ज टॉमस ने बीकानेर पर चढ़ाई की, वहां से 2 लाख रुपया पाने का वायदा लेकर लौटा। इस प्रकार जब मराठों ने जागीर के क्षेत्र में लूटमार की और सामंतों ने खालसा में लूटमार कर खालसा क्षेत्र को अधिकृत कर अपनी क्षतिपूर्ति करने का प्रयास किया, तो कई सामंतों ने राजा की खालसा भूमि में लूटमार की। ऐसी स्थिति में शासकों के मन में न तो सामंतों के प्रति कोई सद्भाव रह गया, न सामंतों के मन में शासकों के प्रति कोई प्रेम रह गया। ऐसी परिस्थिति में राजपूत शासकों ने मराठों के नियंत्रण से मुक्त होने के लिए प्रयास आरंभ कर दिए। इस समय उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी ही त्राता के रूप में दिखाई दी। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्रारंभिक संधियों के अंतर्गत कृष्णा कुमारी की घटना, जो कि जयपुर और जोधपुर और मेवाड़ के राज्यों के बीच में विवाद का कारण बनी, महत्वपूर्ण थी। और अंग्रेजों के साथ सहायक संधियों का क्रम शुरू हो गया। अंग्रेजों से संधि करने वाले राजस्थानी राज्यों में कोटा प्रथम राज्य था। कोटा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 26 दिसंबर 1817 को सहायक संधि हुई। इसके पश्चात 11 सितंबर 1823 को सिरोही राज्य से भी सहायक संधि कर ली गई। इसी क्रम में जोधपुर राज्य के साथ 6 जनवरी 1818 को सहायक संधि हुई। उदयपुर राज्य के साथ 13 जनवरी 1818 को सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। अन्य राज्यों के साथ भी सहायक संधियां की गईं। अंग्रेजों द्वारा सहायक संधियां करने के फलस्वरूप बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़ के राज्यों ने भी सहायक संधियां कर ली।
अंग्रेजों द्वारा सहायक संधियाँ करने के कारण इस प्रकार थे कि राजपूत राज्यों से संधियाँ करने में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अपना उद्देश्य लुटेरी पद्धति के पुनरुत्थान के विरुद्ध अवरोध स्थापित करना, मराठा शक्ति के विस्तार को रोकना बताया। और राजपूत राज्यों द्वारा सहायक संधियाँ करने के कारण जॉन मॉलकम, मिल विल्सन तथा कर्नल टॉड आदि राज्यों की मान्यता है कि राजपूत राज्यों ने मराठों और पिंडारियों के आक्रमणों तथा उनकी लूटमार से अपने राज्यों को बचाने के लिए कंपनी सरकार से सहायक संधियाँ करके ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार किया था। इस प्रकार सहायक संधि प्रथाओं का क्रम आरंभ हो गया और तत्पश्चात ब्रिटिश आधिपत्य के परिणाम स्वरूप कई दुष्परिणाम सामने आए। राज्यों की आर्थिक दुर्दशा हो गई। ब्रिटिश सरकार ने आरंभ से ही राजपूत राज्यों के प्रति आर्थिक शोषण की नीति अपनाई। कंपनी सरकार को नियमित खिराज देने से इन राज्यों की आर्थिक स्थिति जो पहले ही खराब थी अब पूरी तरह से कमजोर हो गई। राजपूत शासकों ने अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के उद्देश्य से अपने सामंतों से रेख, छटून आदि के नाम पर अधिकाधिक धन वसूल करने का प्रयास किया। दूसरा, आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप आरंभ हो गया। राजपूत राज्यों और कंपनी सरकार की मुद्दे सहायक संधियों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख था कि राजपूत शासक अपने राज्यों के सार्वभौम शासक बने रहेंगे, अर्थात कंपनी सरकार इन राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। फिर भी कंपनी का रेजिडेंट राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता था। तीसरा, शासकों के भूविलास में वृद्धि। कंपनी सरकार राजस्थानी राज्यों के बीच हुई सहायक संधियों द्वारा राजपूत शासकों की बाह्य स्वतंत्रता समाप्त हो ही गई थी और आंतरिक प्रशासन में भी ब्रिटिश अधिकारियों के हस्तक्षेप से आंतरिक प्रभुसत्ता भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। आंतरिक प्रशासन में ब्रिटिश अधिकारियों के हस्तक्षेप तथा उनके द्वारा ब्रिटिश समर्थक पदाधिकारियों को प्रोत्साहन दिए जाने से राजपूत नरेश शासन संबंधी कार्यों के प्रति उदासीन होने लगे। शासन के प्रति उदासीन शासकों के पास भोगविलास और आमोद प्रमोद के अलावा कोई कार्य नहीं रह गया। वे भोगविलास में निरंतर डूबते चले गए। जयपुर का शासक सर्वाधिक विलासी निकला। जगत सिंह ने रस कपूर नामक वेश्या को अपनी महारानियों से अधिक सम्मान और अधिकार प्रदान किया। जोधपुर का शासक मान सिंह भी भोगविलास में डूब गया। उसके उत्तराधिकारी तख्त सिंह का भी वही हाल रहा। कोटा का शासक शत्रुसाल तो अपना अधिकांश समय रहनिवास में ही बिताता था। मेवाड़ के शासक जवान सिंह और स्वरूप सिंह भी अधिक विलासी निकले। शासकों की भोगविलासता इतनी बढ़ गई कि कभी कभी तो महीनों तक अपने अंतपुर से बाहर ही नहीं निकलते। पोलो, शिकार, कुश्ती के दंगल, हाथियों के दंगल, विलायती ईंटों के तमाशे, विलायती कुत्तों के तमाशे, संगीत, नृत्य, शराब की दावतों में उनका अधिकांश समय व्यतीत होने लगा। इस समय सामंतों ने प्रजा के साथ भरपूर शोषण का व्यवहार किया। इस तरह राजा लोग जो प्रजा संरक्षक कहलाते थे वो प्रजा के त्रास के कारण बन गए। शासकों की स्थिति के बारे में मुंशी देवी प्रसाद ने लिखा है कि किसी ने भी कभी अपनी रियासत में इस सिरे से उस सिरे तक दौरा न किया होगा, न रैयत से पूछा होगा कि तुम्हारी क्या हालत है, तुम्हारे अहलकार और हाकिम तुम्हारे साथ कैसा सलूक करते हैं। शेर और सुअर की तलाश में वे भटकते रहे, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं देखा कि घास फूस की जगह जौ और गेहूं के सरसब्ज खेतों से आंखों को ठंडा करें। मेले तमाशों के शौक में बहुत मर्तबे गलियों और बाजारों में बन ठन कर निकले होंगे, पर कभी प्रजा के सुख दुख की खबर लेने बहनों के बाहर कदम न रखा होगा। डोम ढाढ़ी रंडीर बढ़वाओं को तो हमेशा बुलाकर दो दो चार चार पहर तक नाच मुजरा देखा होगा, लेकिन कभी दरबारी आर्म में रेत की फरियाद 2 घड़ी भी न सुनी होगी। ऐसी विकट परिस्थिति थी। सामंतों की पद मर्यादा पर प्रहार। राजपूत शासकों ने अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार किया था। अतः 1817-18 में की गई संधियां संपन्न होने के बाद ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट ने अपने प्रभाव शक्ति का उपयोग कर सामंतों की शक्ति को सीमित करने का प्रयास किया। राजस्थान के जिन राज्यों के शासकों को सैनिक सहयोग देने से ब्रिटिश सरकार के स्वार्थ सिद्ध होते थे, वहाँ के शासकों को सैनिक सहयोग देकर सामंतों की शक्ति को कुचलने का प्रयास किया गया। परंतु जिन राज्यों के शासकों ने सामंतों की शक्ति कुचलने में ब्रिटिश सहयोग की उपेक्षा करते हुए स्वयं की शक्ति सामंतों को दबाना चाहा, अथवा वे सामंत जो ब्रिटिश समर्थक थे उनके प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति भिन्न रही। जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर आदि राज्यों के प्रथम श्रेणी के सामंत स्वयं को राज्य का संरक्षक और शासक का सलाहकार मानते थे और चाहते थे कि शासक उनसे सलाह मशवरा करते रहें, लेकिन शासकों ने फिर उन्हें ब्रिटिश सत्ता के मद में नज़रअंदाज किया। ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने राज्य के पदाधिकारी मुत्सद्दी लोगों को अपना समर्थन देकर प्रशासनिक मामलों में सामंतों को महत्वहीन बनाने के प्रयास किए, जिसमें उन्हें काफ़ी अंशों तक सफलता भी मिली। सामंत व्यापारियों से राहदारी, दाना पानी, शुल्क वसूल करके सुरक्षा प्रदान करते थे, किंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मित नए नियमों के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक सामंतों के विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया।
निष्कर्षतः ब्रिटिश संरक्षण के बदले राजपूत शासकों को न केवल अपनी बाह्य सत्ता अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी, बल्कि आंतरिक स्वाधीनता का भी बलिदान करना पड़ा। अपनी आंतरिक कमजोरी से विवश होकर राजपूत शासकों को सर्वोच्च सत्ता के साथ समानता के दावे को छोड़ते हुए ब्रिटिश सत्ता के प्रति अधीनस्था की नीति अपनानी पड़ी। राजपूत शासकों ने इसके पूर्व इतने प्रभावकारी और निश्चित रूप से अपनी स्वाधीनता अन्य किसी शक्ति को, यहाँ तक कि मूल सत्ता को भी समर्पित नहीं की, जैसा कि उन्हें 1818 में कंपनी सरकार को करना पड़ा। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।